नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा अग्रसेन भवन में इनकम टैक्स कार्यशाला आयोजित कर करदाताओं को जागरूक करने के साथ ही उनके सवालों के जवाब दिए गए। IT नियमों में परिवर्तन, विवाद विश्वास योजना और एडवांस पे के मामलों में बताते हुए मुख्य अधिकारी अमरीश कुमार, प्रधान कमिश्नर प्रदीप S हेड़ाऊ, संयुक्त कमिश्नर वीरेंद्र कुमार और पहली बार धमतरी पहुंची मुख्य अतिथि मुख्य कमिश्नर अर्पणा करण ने जिज्ञासु सत्यनारायण राठी, अजय पारख और अन्य प्रश्नकर्ताओं के जवाब देकर उन्हें संतुष्ट किया। कार्यक्रम का संचालन अमरीश सुंदरानी ने किया। आयकर आयुक्त, प्रधान आयकर आयुक्त जी भी उपस्थित हैं, संयुक्त आयकर आयुक्त भी उपस्थित हैं। हम सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मंच पर विराजमान सभी अतिथियों से निवेदन है कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हो। मानकर प्रारंभ की जा रही है आज की कार्यशाला और यहाँ उपस्थित सभी व्यवसायी इसका भरपूर लाभ लेंगे, ऐसी उम्मीद भी की जा रही है। और धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। दीप प्रज्वलन के बाद आइए हम अतिथियों के स्वागत की परंपरा को प्रारंभ करें। मैं श्रीमती अर्पणा करण जी, मुख्य आयकर आयुक्त के स्वागत के लिए धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन अरविंद जोशी जी, उनसे निवेदन करूंगा और साथ ही अजय पारख जी से भी निवेदन है कि वे भी श्रीमती अर्पणा करण जी का स्वागत करें। सदन से बार एसोसिएशन संयुक्त आयकर आयुक्त उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए छत्तीसगढ़ चैम्बर के ही और हमारे किराना व्यापारी संघ के श्री सुरेश महावर जी से निवेदन करूंगा और इसी कड़ी में श्री अर्जुन दास जी जसवानी से निवेदन है कि वे भी श्री वीरेंद्र कुमार जी का स्वागत अभिनंदन करें। कहते हैं श्रम का फल कभी निष्फल नहीं होता, श्रम का फल कभी निष्फल नहीं होता और उद्यमी कभी भाग्य को नहीं रोता। श्रम का फल कभी निष्फल नहीं होता। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिसलिए यहाँ बैठे हैं, जो चीज़ बताने वाले हैं, जो चीज़ सुनने वाले हैं, ये हो गया श्रम हमारा, उसका फल निष्फल कभी नहीं होता। श्रम का फल निष्फल कभी नहीं होता और उद्यमी भाग्य को नहीं रोता। और आलसी तो आसमान ताका करते हैं, जो बोता है काटने के सिवा कुछ नहीं होता। तो साथियों, आइए हमारे इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के धमतरी अध्यक्ष श्री महेश जसूया जी हमारे बीच में हैं, क्योंकि कार्यक्रम उन्हीं के संयोजन से ही बना हुआ है। तो उनका स्वागत तो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम ही उन्हीं का है, लेकिन उनसे स्वागत उद्बोधन की अपेक्षा जरूर करते हैं। श्री महेश जसूया जी। सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। माँ विंध्यवासिनी के चरणों में मेरा सादर नमन है और उसके बाद आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष तो जरूर हूँ, पर मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं एक सिर्फ सेवक हूँ। आप मेरे सब बड़े भाई पिता तोले हैं और आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ संभव हो रहा है। आज जो ये उपस्थिति है, ये मैं समझता हूँ उसमें मेरी कुछ भी मान्यता नहीं है, आप लोगों का सहयोग है जो आप इतनी उपस्थिति हुई है। आदरणीय श्री विनोद खंडेलवाल जी, हमारे चेयरमैन श्री अरविंद जोशी जी, सुरेश गोयल जी, ये सब इन्हीं का
हमारे राजू लोकर जी, राजेश, मेरे भाई जो हैं राजेश गोलछा जी, नवीन सागला जी, इन सभी का सम्मान है। इन्होंने मुझे प्रेरित किया है और उन्होंने ही सभी को निवेदन किया, सब लोग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और इस स्वागत की कड़ी में मैं सबसे पहले हमारी मैडम जो है श्रीमती करुणा अपर्णा जी, जो समय से पहले समय के पाबंद धमतरी में पधारी हैं और हमारे लिए गौरव की बात है कि इतने बड़े अधिकारी ने हमारी बात मानी और इस छोटी सी बस्ती धमतरी में आए हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद हमारे सभी जितने भी अधिकारी हैं उनका मेरा तरफ से सभी को स्वागत है। श्री राम रखियानी जी, राइस मिल एसोसिएशन, सभी संगठन, किराना व्यापारी संगठन, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। महेश जसुजा जी, और आइए हम सब जिस चीज़ को सुनने और समझने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको आवाज़ दूँ बुलाने के लिए यहाँ पे। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि धमतरी की ऐसी शख्सियत को पहले माइक पर बुलाऊँ जिसको सभी सुनना भी चाहते हैं और उनसे मार्गदर्शन करीब करीब सभी हम लोग लेते रहते हैं। हमारे बीच में बार एसोसिएशन के भूतपूर्व अध्यक्ष और बहुत ही सीनियर लायंस क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट भी रहे हुए श्री अजय पारक जी को मैं सादर ससम्मान आमंत्रित करता हूँ। अतिथि महोदय, मुख्य आयकर आयुक्त छत्तीसगढ़, आदरणीय चीफ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स श्री प्रदीप जी, आदरणीय जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ITO हेडक्वार्टर श्री अमरीश कुमार जी, धमतरी के आयकर अधिकारी महोदय श्री आनंद सोनी जी, हमारे बीच उपस्थित रायपुर से पधारे आयकर अधिकारी श्री कोसपाल जी, मंच पर उपस्थित चैम्बर के अग्रज श्री विनोद खंडेलवाल जी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राम रखियानी जी, बार एसोसिएशन के हमारे सदस्यगण, धमतरी के विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं के पदाधिकारी और सदस्यगण, अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम लोग आयकर की एक कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं और इसमें छत्तीसगढ़ के जितने भी तमाम आला अधिकारी हैं सभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं महानदी, पुण्य सलीला महानदी के पावन तट पर स्थित धमतरी नगर, जो पूर्व में धर्मतराई का भ्रंश है, वहाँ आप सबका, धमतरी नगर के सारे करदाता, व्यापारी बंधु, बार एसोसिएशन सभी की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। मैडम, आपको बताना चाहूँगा कि धमतरी नगर में आयकर कार्यालय का यह 50वां साल है। 1974 में धमतरी में आयकर कार्यालय खुला था और 2024 ये 50वां साल है। और इन 50 सालों में धमतरी ने कभी भी किसी तरीके का कोई विवाद को जन्म नहीं दिया। धमतरी से हर समय, मतलब धमतरी के जो करदाता हैं वो इतने उदार मन और सरल हैं कि हमारा विश्वास ही नहीं है कि किसी तरह का विवाद किया जाए। और शायद इस बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदय ने ये एक नया स्कीम लॉन्च किया है कि विवाद से विश्वास तक। और मैं आपको पूर्ण आश्वस्त करता हूं कि पूर्व में भी जो विवाद से विश्वास तक का जो कार्यक्रम आया, योजना आई थी, उसमें धमतरी नगर के व्यापारियों ने, करदाताओं ने काफ़ी सहयोग किया था। और आगे भी जो भी एलिजिबल केसेस होंगे, जहां संभव होगा वहां हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके इस कार्यक्रम में, इस योजना में पूरा तत्परता से सहयोग करेंगे और इसके बाद जितना भी उसमें संभव होगा उसको निपटाने में लगेंगे। तो विभाग का मुख्य विषय ही ये है कि जो भी बहुत पुराने पेंडिंग केसेस हैं और जो अपील में डिसाइड नहीं हुए हैं, किसी कारण से पेंडिंग है, उन सबको एक मुश्त निर्धारित कर दिया जाए और इसके बारे में पूरी जानकारी अभी विभाग की तरफ से दी जाएगी। तो मेरा व्यापारियों के ओर से और व्यापारियों से भी मेरा अनुरोध है कि इस स्कीम को पूरी तरीके से समझ करके अपने अपने
जो केसेस हैं उसमें अपना सहयोग दे करके और स्वयं भी शांति की नींव सोएं, और डिपार्टमेंट का भी जो इसमें विवाद जो फंसा हुआ है वो एक बार खत्म हो जाएगा और जो सरकार को जो रेवेन्यू मिलनी है वो मिल जाएगी। मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रण दे रहा हूं जिनको सुन के हम सभी गदगद तो जरूर हो जाएंगे, और उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा कि आप चलते हैं तो निशानात उभर आते हैं, आप चलते हैं तो निशानात उभर आते हैं, प्यार और मोहब्बत के जज्बात उभर आते हैं, और आपकी ताकत से वाकिफ हैं यहाँ के लोग। आप उठते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। श्री अमरीश कुमार जी, मैं उन्हें सादर ससम्मान आमंत्रण दे रहा हूँ आगे के कार्यक्रम को संचालन करने के लिए। श्री अमरीश कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अमृत सुंदरानी जी। आपके इस अमृत वचनों के साथ जो आपने हमें हमारे ऊपर जो विश्वास जताया है उसका मैं हृदय के गहराइयों से आपको इस्तकबाल करता हूँ। आज के कार्यक्रम आयकर कार्यशाला में उपस्थित परम आदरणीय श्रीमती अपर्णा करण मैम, मुख्य आयकर आयुक्त रायपुर, परम आदरणीय श्री प्रदीप हेडाउसर, प्रधान आयकर आयुक्त रायपुर, परम आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार सर, संयुक्त आयकर आयुक्त परिक्षेत्र 1 रायपुर, और हम सबके काफी सम्मानीय पूर्व अध्यक्ष चैम्बर के श्री विनोद खंडेलवाल जी, श्री महेश जसूजा जी चैम्बर अध्यक्ष, श्री राजेंद्र कुमार राम रख्यानी जी IT बार की तरफ से। 2 तरह के इस बार 3-4 साल पहले से हमारे पास 2 तरह के इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स का नीति है। एक ओल्ड फॉर्मेट में चला रहा है और एक जो अभी जो चल रहा है जिसको हम लोग न्यू टैक्स रिजीम की संज्ञा देते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई परिवर्तन नहीं किया है टैक्स रेट में, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 की राशि थी उसको 75,000 कर दिया गया है। इसको बताने के पीछे का आशय यह है कि जब भी आप अगले साल का रिटर्न भरें तो इस बात का असेसमेंट जरूर कर लें कि आपको किस तरह के टैक्स रिजीम में आपको बेनिफिट है। यह सरकार आपके लिए 2 तरह का स्कीम इसलिए लाई है कि जिसमें आप अपना बेनिफिट है उस पर ध्यान दें। तो आप जब भी टैक्स रिटर्न भरने जाए तो इस बात का ध्यान रख लें। टैक्स रेट में जो स्लैब्स है वो व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे अवेलेबल है कि 5% 10% का स्लैब, उस पर ज़्यादा उसमें भी थोड़ी सी बदलाव की गई है और बदलाव के फलस्वरूप 17,000 का प्रभाव पड़ा है न्यू टैक्स रिजीम के लिए। हमारे पास 2 तरह का टैक्स रिजीम है, स्लैब चेंज कर दिया गया। कुछ के मन में हो सकता है तो जल्दी से मैं बता दूं कि न्यू टैक्स रिजीम वह टैक्स रिजीम है जिसमें टैक्स के दरों में परिवर्तन किया गया है, लेकिन उसमें जितने भी तरह का छूट है वो छूट का आपको त्याग करना पड़ता है, जैसे किसी का हाउसिंग लोन है वगैरह वगैरह। तो इस तरह वो जो जितने भी तरह का वो न्यू टैक्स रिजीम। तो इसमें कुल मिला के जो परिवर्तन किया गया है जिसका इम्पैक्ट 17,000 के आसपास का आता है। 10% से बढ़ा के 14% वह राशि कर दी गई है जो हम सैलरीड पर्सन के लिए कंट्रीब्यूशन के रूप में एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो वो भी जो पहले 10% था उसके बढ़ा के उसको 14% किया गया है। सबसे रोचक चीज जो सबसे चर्चित विषय था इस बजट में वो कैपिटल गेन का विषय था। कैपिटल गेन में सबने, चूंकि हर व्यक्ति कभी न कभी अपने जीवन काल में ये कैपिटल गेन के नेट में आता है, तो इसलिए ये विषय बड़ा रोचक है। समझने का विषय यह है सिंपल सा कि कैपिटल गेन यानी कि हमारी जो संपत्ति है जब हम उसको बेचते हैं तो जो उससे लाभ मिलता है उसको हम सामान्य शब्दों में कैपिटल गेन बोलते हैं। अब वो संपत्ति हमारे चल संपत्ति भी हो सकते हैं, अचल संपत्ति भी हो सकते हैं, और ये चल संपत्ति और अचल संपत्ति की होल्डिंग आप कितने दिन तक रखे हैं उसके आधार पर इसका 2 भागों में विभाजन किया गया है। नाम रखा गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि छोटे पीरियड का कैपिटल गेन या बड़े पीरियड का। छोटे जो हिस्सा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो अमूमन 12 महीने से नीचे के जितने भी संपत्तियों को अगर हम बेचते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 24 महीना का अगर होल्डिंग है आपके पास उसके बाद बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। परिवर्तन क्या किया गया है उस पर मैं विचार रखता हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सामान्य शब्दों में एक उदाहरण के साथ समझेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा कि जो हम एक संपत्ति बेचने जा रहे हैं अगर उसकी आज की मार्केट वैल्यू
1 करोड़ रुपया है और मैंने उसको 10 साल पहले लिया था 10 लाख रुपये में। तो 10 लाख रुपये जब लिए थे 10 साल पहले, उसका हम इंडेक्सेशन करके आज के दिन में जो उस पर होना चाहिए वैल्यू, 10 लाख का जो 10 साल पहले वैल्यू था, आज के दिन उसका कितना वैल्यू, सपोज करते हैं कि 10 लाख में जो खरीदे वो आज 25 लाख में खरीदते, तो हम या 30 लाख में खरीदते, तो उसको हम 30 लाख तक लाते हैं। उसको बोलते हैं इंडेक्सेशन करके। इंडेक्सेशन करके 30 लाख ले आए, तो हमारा शुद्ध लाभ क्या हुआ, 1 करोड़ में बेच रहे हैं, 30 लाख में हमारा वैल्यू निकल रहा है, तो 70 लाख पे हमें टैक्स देना पड़ता था। टैक्स का दर था 20%। अब इस बार के बजट में एक परिवर्तन किया गया है, टैक्स के दर को 20% से घटा के 12.5% कर दिया गया है। लेकिन उसमें एक परिवर्तन यह भी किया गया कि जो हम इंडेक्सेशन आपको दे रहे थे, अब वो इंडेक्सेशन का लाभ नहीं देगा। यानी कि इसी उदाहरण में अगर 1 करोड़ की संपत्ति जो बिक रही है, जिसे हमने 10 लाख में खरीदा था, अब 10 से 30 करने की जरूरत नहीं है, 10 से सीधा 1 करोड़ में 10 लाख घटा के 90 लाख का कैपिटल गेन बनेगा। लेकिन 90 लाख पे अब सिर्फ हमें 12.5% का टैक्स रेट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे दुविधा की स्थिति यह थी कि हमें किस तरह के टैक्स देने में बेनिफिट है, क्योंकि इंडेक्सेशन अगर नहीं दे तो महंगाई से उसको कई लोग रिलेट कर रहे थे। सरकार ने इंडिविजुअल और HUF 2 लोगों के लिए यह थोड़ी सी शिथिलता की गई है कि वो अपना असेसमेंट कर ले, क्योंकि थोड़ी सी विवाद की विषय बन रही थी कि उनको पहले वाले में ज़्यादा लाभ मिल रहा था, तो उन्होंने ऑप्शन पे छोड़ दिया कि ऑप्शन क्या है कि आप दोनों तरह का असेसमेंट करके देख लो, किसमें आपको लाभ मिल रहा है, उस तरह का टैक्स को चुन लो। अमरीश, आपने बजट के बारे में पूरी सारगर्भित विचार रखे और मुझे लगता है कि जो यहाँ उपस्थित जनसमूह है आपके विचारों से बहुत लाभान्वित हुए होंगे और आगे इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए मैं आपके समक्ष विवाद से विश्वास स्कीम 2024 के बारे में कुछ बताने जाऊंगा। आदरणीय मुख्य आयकर आयुक्त महोदय श्रीमती अपर्णा करन जी, प्रधान आयकर आयुक्त श्री प्रदीप फेडाऊ सर, हमारे सहयोगी आनंद सोनी जी, अमरीश कुमार जी और उपस्थित सभी यहाँ सज्जनों, जैसा कि अमरीश जी ने बताया कि विवाद से विश्वास की स्कीम 2024 एक बहुत ही शानदार स्कीम है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा आप लोगों के समक्ष लाया गया है। और इस स्कीम में काफ़ी कुछ आपके लिए लाया गया है ताकि आप इस स्कीम का लाभ उठाकर और इसमें अधिक से अधिक मात्रा में आप पार्टिसिपेट करके आप अपने विवाद जो भी है, जो अलग अलग स्तरों पे, चाहे कमिश्नर अपील है, चाहे वो ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, जहाँ कहीं भी है उसकी आपकी जो अपील पेंडिंग है उसको आप सेटल कर सकते हैं। अभी श्री अजय पारिक साहब ने इसके बारे में बताया, आपको जानकारी दी कि वाकई में काफ़ी स्कीम काफ़ी अच्छी है और इस स्कीम के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इस स्कीम में देखिए 2 डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला स्कीम का जो डेट है 22 जुलाई 2024, इसमें 2 तरह के जो है डेट दिए हुए हैं। 22 जुलाई 2024 में जिन भी असेसीज के अपील कहीं भी पड़े हुए, चाहे कमिश्नर अपील के पास में हो या फिर ट्रिब्यूनल में हो, हाई कोर्ट में हो या ज्वाइंट कमिश्नर अपील के पास पड़े हुए हो, तो 22 जुलाई तक जो भी आपका अपील 22 जुलाई 2024 तक जो अपील आपकी पेंडिंग है उसमें आप इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस स्कीम में। और एक ये दूसरा जो डेट है 31 जनवरी 2020, तो ये 2 डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। 31 जनवरी 2020 तक की जिनकी अपील पेंडिंग थी वो पुराने असेसीज कहलाएंगे, पुराने अपीलेट, और 1 फरवरी 2020 के बाद से 22 जुलाई 2024 तक की जिनकी अपील फाइल किया हुआ वो नए अपीलेट कहलाएंगे। तो दोनों के जो कैटेगरीज में थोड़ी बहुत फर्क है वो आपको मैं आगे बतलाऊंगा। तो पहला है कि अगर आपकी जो अपील पड़ी हुई, या तो देखना पड़ेगा आपको कि आपकी अपील जो है इनकम टैक्स से संबंधित है या पेनाल्टी से संबंधित है या फिर आपको उसमें फीस वगैरह है, इंटरेस्ट वगैरह इससे संबंधित है। तो अगर आपकी इनकम टैक्स से संबंधित है, इनकम टैक्स तो सिर्फ आपकी पेनल्टी नहीं लगी, इनकम टैक्स पे अगर आपने अपील फाइल किया हुआ है तो आपको, अगर आप नए असेसीज हैं जिनकी अपील 1 फरवरी 2020 के बाद से लेकर 22 जुलाई 2024 तक है, वो ऐसे केसेस में आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसमें ब्याज पूरी तरह से माफ है, कोई पेनाल्टी उसमें नहीं लगाई जाएगी
और अगर आगे कभी प्रोसिक्यूशन भी अगर लॉन्च करने की नौबत आएगी तो वो भी नहीं रहेगा। तो ये है आपको सबसे बढ़िया बात कि आपको कोई ब्याज नहीं, कोई पेनाल्टी नहीं, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्याज, सिर्फ और सिर्फ आपको टैक्स देना है। और ये टैक्स की दर जो है आपको अगर पुराने असेसीज है तो उनको 110% देना पड़ेगा। मीन्स कि पुराने असेसीज, फिर से मैं कहता हूँ कि वे असेसी जिनकी अपील 31 जनवरी 2020 तक पेंडिंग थी, वैसे सीरीज को 110% लगेगा। और जिनकी अपील 1 फरवरी 2020 से लेकर 22 जुलाई 2024 तक पेंडिंग, इस दरमियान जो है, इस दरमियान में आपको सिर्फ टैक्स जो ला रहा है वो टैक्स देना पड़ेगा। तो एक संक्षिप्त रूप से इतने सारगर्भित तरीके से सर ने हमारे बीच में रखा, उम्मीद है हम सब लाभान्वित हुए होंगे इसमें। कुछ जानकारियों से ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की कोशिश करते हैं कि अपील की जो संख्या है, जो हमारे पास एक रफ स्टैटिस्टिक्स है, कंफर्म कुछ नहीं होता क्योंकि एवरीडे अपील कुछ न कुछ फाइल होता है। तो जो लगभग 275 अपील है CIT अपील के स्टेज पे पेंडिंग, और सब सारे तरह का अपील को संख्या को मिला ले 300-350 के लगभग अपील होंगे जो धमतरी वार्ड यानी जिनके अधिकारी आनंद सोनी जी हैं। तो ये हमारे अपील हैं, यानी कि विवाद यही है, अपील में है यानी विवाद है। और पिछले बार का स्टैटिस्टिक्स से अगर तुलना करें तो लगभग 100 की संख्या में विवाद से विश्वास स्कीम में आए थे। इस बार उम्मीद यह है कि उससे ज़्यादा अच्छा स्कीम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, हम तो 50% से ऊपर से उम्मीद करते हैं क्योंकि खूबसूरत स्कीम है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस स्कीम के बारीकियों को एक बार फिर से समझें। आपके सहायता के लिए हम सब उपस्थित हैं। आपका अपना यहाँ का कार्यालय हर संभव प्रयास करेगा आपको मदद करने का, अगर आप इस स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं और इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं। आनंद सोनी जी यहाँ के आयकर अधिकारी हैं, साथ ही साथ प्रधान आयकर आयुक्त श्री माननीय प्रदीप हेडाव सर इसके डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हैं जो कि रायपुर में हमारे बीच में विराजमान भी हैं। मैं उनके अधीनस्थ हूँ। मैं भी आप सबके लिए, इवन सर के निर्देश पे वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के साथ वहाँ पे आपके मदद के लिए उपस्थित हूँ। तो इस बार उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि आप सब इस स्कीम से लाभान्वित हो, और स्कीम के लाभ के बारे में सर ने बखूबी हम सबके बीच में रखा है। बगैर देर और समय को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय श्री प्रदीप हेडाव सर जो इस विवाद से इस स्कीम के डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हैं, मैं उनको जोरदार ताली के बीच में मंच पे आमंत्रित करता हूँ, सादर आमंत्रित करता हूँ। Respected Chief Commissioner of Income Tax Chhattisgarh, Madam Arpana Karan, officers of my department, Virendra Kumar, Joint Commissioner Income Tax, Amrish Kumar, Income Tax Officer, Anand Soni, Income Tax Officer, Dhamtari, respected designatories of the CA Association, Bar Association, Merchant Association, including the Rice Association. I was told that the rice mills are the popular business in Dhamtari. I am indeed very glad to come to Dhamtari. This is for the first time I am coming officially. And I am very glad to see such a large number of tax practitioners and other related persons. The scheme BSBS is already explained to you. I just wanted to put some statistics before you. Whether you are sitting on this side or we are sitting on this side, but you must appreciate that we all are working for the one common goal. That is the common goal of development of our nation, development of our country, the development of our state, and development of our cities. And you will also appreciate for the development of our nation or our state or our place, we require the revenue. Income Tax Department has in last financial year 23-24 has collected almost 19.2 lakhs crores of revenue as a direct tax revenue. And you know most of it, almost 55 to 57% comes back to the state. And then it gets distributed among the various districts.
but in collecting the revenue, we come across with lot of litigations. And the department has given lot of importance to the litigation management this year. You are aware that post 2020, post COVID, the working of the department has dramatically changed. Department has moved to a phase-based assessment regime. हमारे बीच में आनंद सोनी जी ने रखा है कि इस स्कीम से 2 डिजिट का फिगर धमतरी कार्यालय के अंतर्गत आ चुका है विवाद से विश्वास स्कीम में। तो बड़ा आप सबके लिए जोरदार कार्य है, क्योंकि आपके प्रयास से ही यह संभव हो चुका है। एक छोटे से उदाहरण से हल्का सा इसको समझाना चाहूँगा कि ये कितना लाभान्वित है। अभी जो एक एग्जाम्पल दे रहे थे हम लोग 1 करोड़ रुपये का टैक्स कैपिटल गेन का, कि 1 करोड़ रुपये में हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, अगर उसकी मार्केट वैल्यू लगभग 1 करोड़ और हो जाती है, मतलब 2 करोड़ रुपया आपने बेचा है 1 करोड़ रुपया में, लेकिन कलेक्ट्रेट गाइडलाइन में 2 करोड़ रुपया है। हमारा आयकर के नियम के अनुसार वो 2 करोड़ का राशि पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ से जन्म हुआ विवाद। आपका कहना है 1 करोड़, मेरा कहना है 2 करोड़। आप इस विवाद का निपटारा के लिए अपीलेट फोरम में गए। अब समझिए 1 करोड़ जो एक्स्ट्रा राशि बढ़ा है, अगर हम पुराने दर पे जाएं, एक रफ कैलकुलेशन करें कि 20 लाख रुपया का हमारे पे अतिरिक्त टैक्स का भार है। 20 लाख के साथ साथ ब्याज की राशि भी लगभग, अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो 10 लाख ब्याज आ जाता है, क्योंकि पुराने समय का वो इनकम टैक्स रिटर्न रहता है। और वो चूंकि उस पर फिर पेनाल्टी भी लग सकता है, तो पेनाल्टी या लगाया जा सकता है या लग सकता है। उसकी भी संख्या 5 से 10 लाख या 15 लाख रुपया भी हो सकता है। तो हमारे पे लायबिलिटी उस 1 करोड़ की वजह से लायबिलिटी लगभग 40 लाख के आसपास आ रही है, लगभग। इसको कोटेड नहीं, मैं एग्जांपल से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये हम विवाद में चले गए। अब यहाँ पे 2 तरह की चीजें आ सकती है आपके पक्ष में। या तो मामला आपके पक्ष में आएगा, या विभाग के पक्ष में आएगा, या आधा आधा आएगा। आधा आधा कैसे हो सकता है? उसको 1.5 करोड़ रुपया कर दिया जाए। बाद में जो पेएबल राशि आपको देना पड़ेगा, उसमें ब्याज की भी राशि जुड़ जाएगी कि बहुत दिनों तक आपने टैक्स सरकार का जो रखा था, यानी 220 का ब्याज जुड़ जाएगा। कुल मिला के अगर हम लायबिलिटी को एक्सेस करेंगे, तो ये जो 40 लाख रुपया का जो लायबिलिटी हमारे ऊपर आ रहा था, किसी भी तरीके से अगर आपके पक्ष में गया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पक्ष में नहीं गया, जिसकी संभावना 60 या 50% तो है ही, तो उस स्थिति में आपको 40 लाख और उस पर लगने वाले ब्याज यानी 50 लाख मोटा मोटी अगर मान के चले, और अगर अपील लंबे समय का है तो उतने समय का ब्याज, ये सब आपके ऊपर लायबिलिटी आएगी। फिर उसको आप फर्दर लिटिगेट करेंगे और इसमें आपकी अपनी मानसिक अशांति बनी रहेगी। इस स्कीम के जरिए जब आप जुड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ, अगर आपके पक्ष में मामला नहीं आया है, तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स यानी कि 20 लाख देके आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। यह प्रश्न उत्तर सेशन अब यह सदन पे छोड़ा जा रहा है। किसी का कोई प्रश्न हो तो यहाँ पे रखें। सर, लास्ट टाइम में हमने जो विवाद से विश्वास स्कीम में फाइल किया था, किसी कारण से टैक्स पेमेंट में डिले हो गया और वो मेरा केस रिजेक्ट हो गया। तो मैं क्या उस केस को फिर से फाइल कर सकता हूँ, और उसमें जो टैक्स पटा हुआ है क्या उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा? बिल्कुल। ये एक सामान्य सा प्रश्न है कि कई लोगों के मन में आया होगा। इसका अगर हम एक्ट के विचार करेंगे, पुराना 2020 का एक्ट, तो सेक्शन 4 का जब हम 2 प्रोविजन पढ़ेंगे, सब प्लस 2, उसमें लिखा है कि जैसे ही आप विवाद से विश्वास स्कीम 2020 में जुड़े, वैसे ही डीम टू विड्रॉन, अपील जो आपका था वो डीम टू विड्रॉन मान लिया गया। लेकिन उसी सेक्शन का 9 या 6 या 9 सेक्शन यह बोलता है कि अगर कोई भी कंडीशन का वायलेशन आप करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपने डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया, और जो भी चीज विड्रॉ हुआ था शैल बी डीम्ड टू बी रिवाइव, यानी कि आपको उसी स्टेज पर रिवाइव हो गया। तो यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर जो कंफ्यूजन है कि क्या हमारा अपील माना जाएगा 22 जुलाई को, तो ऑफकोर्स अगर वो 22 जुलाई का पुराना का है और रिवाइव हो जाता है तो वो अपील में आप जुड़ सकते हैं। रही बात टैक्स जो पेमेंट विवाद से विश्वास स्कीम 2020 में आपने किया है, तो चूंकि आपने पेमेंट उसके अगेंस्ट में किया था और वो 400 रुपये माइनर हेड 400 यानी रेगुलर टैक्स के हेड में आपने पेमेंट किया था, तो जब इस विवाद से विश्वास स्कीम 2024 में जुड़ेंगे
तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। मैं व्यापारी वर्ग की ओर से बोल रहा हूँ कि अगर व्यापारी अपील में जाता है टैक्स का 100% पेमेंट, अगर इनकम टैक्स अपील में जाता है टैक्स का 50% पेमेंट, दोनों में ब्याज या पेनल्टी 25% है। तो इसको दोनों के लिए टैक्स का 50% अगर कर देते हैं, चाहे डिपार्टमेंट आए या व्यापारी आए, दोनों का 50% कर दे, ब्याज उसको हटा दीजिए, तो आपका सारा 15-20 दिन में समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप समझा दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ दूसरा क्वेश्चन। जी, आपने जो बड़ा रोचक प्रश्न रखे हैं, एक सुझाव के रूप में आपका सुझाव से हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन एक इसमें छोटी सी टेक्निकल त्रुटियां हैं। विभाग का अपील है, इसका मतलब आप उस अपील को जीते हैं, तो कल के डेट में जीता हुआ अपील पे पुनः यह प्रश्न आएगा कि हम 50% भी क्यों दें। तो दोनों में विसंगतियां हमेशा रहेगी, क्योंकि आपके पक्ष में वो मामला गया है और डिपार्टमेंट इस पे आगे गया है, तो मामला तो आपके पक्ष में है, डिपार्टमेंट इसको फर्दर लिटिगेट किए हुए, तो इसलिए दोनों का दर तो सामान्य नहीं हो सकता है। लेकिन रही बात 100 को 50% करने का, 50 को 25 करने का, ये ऊपर में है, तो आपके सुझाव को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं सर, समस्या ये नहीं है, जैसा कि आज का सब्जेक्ट है विवाद से विश्वास तक, विवाद को समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं तो समझौते में आना है ना। मेरा क्वेश्चन ये समझौता है, क्योंकि आपको ब्याज और लगने वाले पेनाल्टी प्रोसिक्यूशन से मुक्ति मिल रही है इस स्कीम में, तो समझौता तो किए जा रहे हैं, क्योंकि ब्याज भी एक तरह का ड्यू है जो आपसे ले सकती है विभाग, तो वो एक समझौता एक मीटिंग पॉइंट पे जा रही है। और आपका सुझाव वैसे अच्छा है, इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, देखेंगे कि टैक्स के दरों में कोई परिवर्तन, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर से निर्णय लिया जाएगा। तो सुझाव आपका अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आपका दूसरा क्वेश्चन यह है, अभी बैठे बैठे मन में विचार आ रहा है, जीएसटी। हम जब माल खरीद लेते हैं, माल को बेचते हैं, तो हमको 30 के बाद देना जीएसटी। कोर्ट भी सजा उस समय देती है जब अपराध हो जाता है, लेकिन आयकर में ऐसा प्रावधान है एडवांस इनकम टैक्स, हमारे पास 100 रुपए है, तो विभागीय कहना है कि हमको 10 रुपया 15 रुपया जो भी है आप हमको एडवांस में दे दो। हमारी पूंजी आ गई 100 से 85, अब हम कर रहे हैं व्यापार, 3 महीने के बाद फिर एडवांस देखिए। अगर ये पूंजी व्यापारी पास रहे और वो साल भर के बाद नफा नुकसान की लिस्ट हो जाए और टैक्स लिया जाए, तो शायद व्यापारियों की आय बढ़ेगी, विभाग का आय टैक्स ज्यादा आएगा, और जो व्यापारी आपको एडवांस दे रहा है उस पर तो ब्याज नहीं आता, लेकिन अगर व्यापारी पेमेंट लेट करता है तो 24% ब्याज होता है। हालांकि एडवांस टैक्स को समाप्त होना नहीं होगा, किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन जो मेरे मन में विचार है वो मैंने आपके सामने रखा। आपका पुनः सुझाव बहुत अच्छा है, जोरदार तालियों से सबका हम स्वागत करते हैं। सुझाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है, हो सकता है आने वाले समय में पॉसिबल भी हो, क्योंकि नया टैक्स एक्ट बनने के उस क्रम में है, तो हम नहीं जानते कि उसमें भी क्या होने वाला है। रही बात एडवांस टैक्स क्यों लेते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा टॉपिक भी है। तो हम पहले ही अभी शुरुआत में क्रम में रखे थे बजट के बारे में कुछ जानकारियां रखे थे कि इस साल का बजट आकार 48 लाख करोड़ का है। बजट जब हम पेश करते हैं तो आने वाले समय के लिए खर्चों का आकलन पहले डिसाइड करते हैं कि हम खर्चा कितना करने वाले हैं। सपोज 48 लाख करोड़ रुपया खर्चा, इसी को बजट आकार बोल रहे सामान्य शब्द। 48 लाख करोड़ विभिन्न जगहों पर जाएगा, यानी कि मनरेगा में जाएगा, सड़क बनाने में जाएगा, रक्षा में जाएगा, ये विभिन्न तरह के योजनाएं हैं जिनको सरकार को फलीभूत करना होता है उस बजट आकार का। फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस 48 लाख करोड़ की प्रतिपूर्ति यानी कि कलेक्शन कैसे करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारे मोड्स हैं। अब यहाँ पे इसीलिए कंसेप्ट लाया गया क्योंकि सरकार आपसे अगर चूंकि आगे के सालों के लिए रख ली है, अब 1 साल तक वो कोई काम नहीं कर पाएगी अगर वो टैक्स आपसे नहीं देती है। तो इसलिए एडवांस टैक्स के लिए फॉर्मूला है व्हाइल यू अर्न यू पे,
जैसे ही आपने कमाया आप पे करो, यानी कि आपसे कोई नोशनल टैक्स नहीं मांग रही है, आप अर्न कर रहे हैं तभी आपको एडवांस टैक्स देना है। वैसे भी अगर हम देखेंगे एडवांस टैक्स की लायबिलिटी के लिए 10,000 का एक लिमिट भी है, यानी कि सभी लोग एडवांस टैक्स के दायरे में नहीं है। वो सीमा निर्धारित की गई कि आपका इनकम है आप पहले दे दें, पहले इसलिए दे दें क्योंकि सरकार को आगे आने वाले सालों के लिए खर्च भी करने हैं। संबंधित बात नहीं करूंगा क्योंकि इतने सीए हैं, इतने आप लोग आते हैं बताते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हम व्यापारियों का संबंध है और हम लोग सब करते हैं। मैं तो ये बताना चाहूँगा, हमारे बाप दादा थे, हम लोग दो ही टैक्स हो सकते थे। भले छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, राजस्थान में पैदा हुए, दो नाम सुनते थे वो, एक सेल टैक्स, इनकम टैक्स आएगा भी समझते थे, सेल टैक्स और इनकम टैक्स दो समझते थे। और इनकम टैक्स जो है उसके बारे में बोलते बोलते आज सर इतने साल हो गए, 1961 में आप लोगों का वो इनकम टैक्स आयकर अधिनियम बना है। मेरी जानकारी के अनुसार 1861 में हिंदुस्तान में पहली बार टैक्स लगाया गया सर, और 200 रुपये टैक्स लगा था, 200 रुपये टैक्स, हाँ 2%, नहीं 200 रुपये में टैक्स, 200 रुपये जब आप कमाएंगे तब टैक्स देंगे, ये थे। मतलब उस समय की बात। आज तो क्या हो गया सर, कुछ कल्पना नहीं कर सकते। अभी जैसे आयकर अब तो सामने आने वाला है, बजट आने वाला है, मैं जहाँ तक सुना हूँ, सब जानकारी मेरे को भी है कि डायरेक्ट इनकम टैक्स कोड जो बनाया जा रहा है उसके बारे में आप लोगों ने बताया, ये आपने बताया ये स्कीम आ रही है, स्कीम। जहाँ तक मैं समझता हूँ इनकम टैक्स कोड जो आ रहा है, डायरेक्ट इनकम टैक्स कोड, वो भी आ रहा है सब, आप लोगों को मालूम होगा, डायरेक्ट इनकम टैक्स कोड आने वाला है करके। और बहुत कुछ संभावना है कि ये आयकर के बहुत सारे नियम कानून को बदले जाएंगे, संभावना है 90%। आप लोगों को नहीं मालूम या बताया नहीं गया, मैं बता रहा हूँ व्यापारियों को, इनकम टैक्स कोड जो है वो आएगा, 90% चेंजेस आएंगे। अभी जो आप जितनी स्कीम दे रहे हैं वो 6 महीने के लिए दे रहे हैं, समझ रहे, 6 महीने के बाद ये स्कीम नहीं आएगी सर। हम लोग सर व्यापारी लोग हैं, आप बुरा नहीं मानिएगा, हम लोग पहले आप लोगों से बहुत भयभीत रहते थे। एक जमाने में जब 1968-70 में इंस्पेक्टर आता था, साहब ऑफिस नहीं दिया, तो हम लोग उसके पीछे घूमते थे, हाँ साहब क्या है साहब, क्या है साहब, ऐसा करते थे। समय बदल गया, पहले हम लोग डरते थे, आज हम लोग बहुत इज्जत से आप लोगों को लेते, सम्मान ही लेते। हम आज जीएसटी ऑफिसर से घबराते हैं, आप लोगों से नहीं घबराते। कैसे आते हैं जीएसटी ऑफिसर, मेरी राइस मिल है साहब, तो आपने राइस मिल का नाम नहीं लिखा, यहाँ पर बोर्ड नहीं लगा, अच्छा बोर्ड तो लगाया साहब, आपने जीएसटी नंबर नहीं लिखा, 20,000 पेनल्टी आप। अरे ये क्या बात हुई? मैंने पूछा साहब आपको आइडेंटिटी कार्ड लगाया क्या साहब? नहीं, तो आप पेनल्टी नहीं लग सकती, आप तो घुस गए ऐसे। मतलब मैं व्यापारी अध्यक्ष होने के नाते उनसे बोलता था, बहस करता था, बहुत से लोग बहस करना पसंद नहीं करते। अभी भी जैसे मैं बोल रहा हूँ, बहुत से मेरी बात सुनना पसंद नहीं करेंगे, बहुत सी बातें हैं। मेरा विवाद आयकर से विवाद नहीं होता रहता है, कोई बातें मेरे को पसंद नहीं आती, मैं आपको बोलता हूँ, अधिकारियों को बोलता हूँ, ऐसा विवाद हो चुका है धमतरी में। लेकिन मैं चाहता हूँ हम लोग आज इतने खुश हैं, विश्वास नहीं करिएगा कि हमारे ऑफिसर कौन है, इंस्पेक्टर कौन है, हम लोग पहचानते नहीं, जानते नहीं, ना वो हमको पहचानते ना हम लोग पहचानते हैं। इतना हम लोग का मतलब आज की तारीख में हमारी इज्जत बहुत बढ़ गई सर, अधिकारियों के प्रति, आप लोगों के प्रति ये जानकारी ना हो, लेकिन कोई भी व्यापारी से पूछ लीजिए कि उनकी आत्मीयता आप लोगों के प्रति बढ़ी कि नहीं बढ़ी सर। पहले नहीं था सर, मैं भी 60 साल से जानता हूँ, 50 साल से जानता हूँ, ऐसी आत्मीयता नहीं थी। पहले मेरे अधिकारी आते थे, सब मिलते थे, बात अलग है, वो बोलते थे तो कुछ लोग दबाव में आकर सुनने आ जाते थे, लेकिन अभी नहीं, अभी सब व्यापारी आए तो आपकी आत्मीयता देख करके हम लोग का कोई डर नहीं है कि मैडम बैठी हैं, और मैं मैडम का स्वागत करना भूल के माफ़ करना, मैडम मैं आपका स्वागत करता हूँ, समझे ना। और मैं सब व्यापारी की तरफ से आप लोगों को आश्वासन चाहता हूँ कि हमारे जितने व्यापारी हैं जो आयकर पे देते हैं उसका आपको टैक्स देते हैं बाकायदा, कोई चोरी चकारी का हम लोग काम नहीं करते, 90% नहीं करते हैं, 10% उसको आप माने ना माने, आप भी मानते हैं क्या करते हैं। कोई ऐसी तो करना क्यों पड़ता है कि हमें आवश्यक चंदे देने पड़ते, दान देने पड़ते, कई प्रकार के रिश्वत देने पड़ते, सब करना पड़ता है। से बोल रहा हूँ आप लोग, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग अब हमारी प्रति भावना अच्छी रखते हैं, हम लोग भी आपकी प्रति भावना अच्छी रखते हैं। पहले हम नहीं बोल सकते है ना, मैडम माफ करिएगा, मेरी कोई इच्छा किसी के खिलाफ कुछ कंप्लेन करने की नहीं है, तो हमारी भावनाएं बदल गई सर। आप पिछले 2 साल में बहुत अच्छा विचार रखते हैं, बिल्कुल हमारी कोई भावनाएं आप लोगों के प्रति नहीं है, सब अच्छी भावनाएं हैं, आते हैं तो हम खुश होकर मिलने आएंगे सब। और हमारे प्रति आप व्यापारी हैं, हम लोग को सब 100 करोड़ का टर्नओवर किसका है सब धमतरी में, एक आध इंडस्ट्री 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं है, सब छोटे व्यापारी हम लोग, सब छोटे व्यापारी। 5-10 साल पहले 4 दुकान थी, अब 8 दुकान हो गई, सब बंटवारे हो गए ना सर, तो बंटवारा होते रह गई, बंटवारा बनता है सर, तो घर वाली बंटवारे बनती है, हमको बंटवारा दीजिए करके, वही टैक्स कितना बढ़ाते हैं, मेरे अकाउंट से पैसा नहीं निकलना चाहिए, कई प्रकार की बातें परिवार होती हैं, तो होती है सारी बातें। तो हमारे मैं अपनी लाइफ में देखा था, 20 फीट की दुकान थी, सब 30 फीट की दुकान, उसका बंटवारा होते होते 6 फीट की दुकान रह गई सर।
क्या करें सर, क्योंकि वो तो जमीन मिलती नहीं, पैसा मिलता तो छः मीटर दुकान देते हैं, उसी में बैठे रहते सब। तो ये समय परिस्थिति है। हम लोग 100 करोड़ का, हमारे धमतरी में 100 करोड़ का टर्नओवर मिलते इतने बैठे हैं साहब, एक आध को छोड़ के हो सकता है 100 करोड़ का टर्नओवर किसी का नहीं है सर। और हमारे हाईएस्ट इनकम टैक्स पे इंडिविजुअल में श्री प्रदीप मीना जी बैठे हैं, मणिलाल दयाल जी, मैं चाहता हूँ खड़े होकर उनका स्वागत किया जाए। ये हमारे मणिलाल दयाल जी इस वक्त का 1 करोड़ का टैक्स एडवांस करता सर, और मध्य प्रदेश आयकर भवन में इनका नंबर 1 में नाम लिखा जाता है। ये हमारे आदरणीय व्यापारी हैं, पीढ़ी का काम है इनका। और भी व्यापारी हैं, अब किस किस का नाम लो, सब राइस मिल वाले जाता है सर। अभी 3000 राइस मिल छत्तीसगढ़ में है सर। और हमारे जितने पैसे हैं आपको टैक्स पटाइए, टैक्स तो पट ही नहीं सकता, सरकार के पास पैसे रखे हुए। और कोई भी किसी के मन में प्रश्न होंगे रखे रहेंगे। ठीक है साहब, मैं माफी चाहता हूँ, आपको बुरा लगा मेरी बात। चर्चा भी कर रहे थे, क्योंकि हमारा विभाग का जो मोटिव है आपकी उपस्थिति से, आप हैं तो विभाग है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है हमारे दिमाग में कि आपके होने से हमारा अस्तित्व है, तो इसलिए आप बहुत सम्मानीय हैं। तो आपकी हर एक बात से हम सहमत हैं। और इसमें मैं बतौर बहुत मुख्य रूप से 2 नाम जरूर यहाँ पे रखना चाहूँगा, माननीय मुख्य आयकर आयुक्त महोदय और माननीय प्रधान आयकर आयुक्त महोदय, दोनों सर और मैम का ये बहुत जोर है कि टैक्स पेयर सर्विसेज दिया जाए। टैक्स पेयर मतलब आपकी सर्विसेज के लिए हम अनवरत खड़ा है। आप यहाँ देखे भी होंगे कार्यक्रम में हम आपके साथ मिलकर शिरकत कर रहे थे। ये एक भावना चेंज हुई है मैम और सर के उनके भावनाओं की वजह से, तो मैं मैम और सर का बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ। और किसी के मन में अगर कोई प्रश्न हो तो यहाँ साझा कर सकते हैं, नहीं तो कार्यक्रम हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न है? ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्नों को अगर हम लोग चाय पे चर्चा करेंगे, प्रश्न नहीं है। दूसरी बात, आदरणीय मुख्य आयुक्त महोदय, आज का जो कार्यक्रम है इसका जो मुख्य उद्देश्य है, शासन भी चाहता है कि हम व्यापारियों की सारी समस्याओं को समाप्त कर दें, तो फिर हमारा प्रशासनिक खर्च और ज़रा समय बचेगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। व्यापारी भी चाहते हैं कि हम सारा लिमिटेशन समाप्त कर दें और हम अपने व्यापार में समय दें, हमारा समय भी बचेगा, खर्चे बचेंगे। यही आज का मुख्य उद्देश्य। मेरा भी सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि इस योजना में हम ज्यादा से ज्यादा शामिल हो, शासन को सहयोग करें। शासन से भी अनुरोध है कि जो व्यापारी फॉर्म भर के दे रहे हैं सहज स्वीकार करें, चाहे थोड़ा बहुत 19-20 हो। श्रीमती अपर्णा करण मैम के उद्बोधन का, तो मैं बगैर देर किए मैं जोरदार तालियों के बीच में मैम को स्वागत आमंत्रित करता हूँ। प्रधान आयकर आयुक्त, संयुक्त आयकर आयुक्त और विभाग के अन्य पदाधिकारी अमरीश, पुष्पाल और आनंद सोनी जी, और मंच में और सभागृह में उपस्थित टैक्स बार एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड व्यापारीगण, जो भी सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हालांकि कुछ लोगों की काफ़ी ग्रीवेंसेस हैं, बट नाउ डिपार्टमेंट हैज़ चेंज्ड ए लॉट। वी आर सर्विस प्रोवाइडिंग डिपार्टमेंट एंड आप सोचो कि हम आपसे धमतरी में मिलने आए हैं, आप लोगों को खाली ये बताने आए हैं कि ये सारी स्कीम्स डिपार्टमेंट की नई है या विभाग में ये चेंजेस आए हैं या बजट में ये चेंजेस लाए गए हैं, जिससे कि आप उन सभी स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकें। डिपार्टमेंट का कोई कंपल्शन नहीं है। और नया डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि विभाग को ना पता हो, क्योंकि देखिए जो भी नई स्कीम आती है तो वो डिपार्टमेंट को नहीं पता हो, इसका आइडिया होना, ऐसा तो होना असंभव ही है। पर जब तक कि डायरेक्ट टैक्स कोड आ नहीं जाता, हम आप लोगों के बीच में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस उठाए, क्योंकि एक्चुअली मैं आप सबको विवाद से विश्वास दोबारा नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे ऑफिसर्स ने बहुत अच्छे से आपको स्कीम के बारे में बताया है। मैं आपको एडवांस टैक्स के बारे में भी नहीं बोलूँगी। आप सब धमतरी के बहुत अच्छे सिटीजन हैं और मुझे पता है कि हर क्षेत्र, अब हर
जगह का जो भी नागरिक होता है वो अपने क्षेत्र का विकास चाहता है। और आप सोचिए कि बिना टैक्स के हम सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो धमतरी में अच्छी इंडस्ट्री लगाएगा, या धमतरी में अच्छा हॉस्पिटल खोलेंगे, या धमतरी में अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आएंगे। डेफिनेटली क्रेडिट आप सभी को जाता है। आप जो भी टैक्स भरते हैं, आप सोचिए कि आपकी अपीलें बहुत कम है, 300 अपील कुछ भी नहीं है। खाली 9000 रिटर्न धमतरी से फाइल होती हैं। मैं नहीं जानती कि धमतरी की पॉपुलेशन क्या है, या कोई भी बताएगा। हम आपसे ज़रूर चाहेंगे कि जो भी टैक्सेबल इनकम के दायरे में आते हैं, आप लोग रिटर्न फाइल करिए। आपकी ही कैपिटल बिल्डअप होती है। कल को आप इंडस्ट्री लगाएंगे, कल को आप स्टार्टअप शुरू करेंगे, वो आपकी कैपिटल है जो आपके काम आएगी। विभाग उस पैसे का कुछ नहीं करता। विभाग तो आपसे सबसे लास्ट टाइम टैक्स लेता है जब आपकी इनकम होती है। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखिए। कोई आप विभाग के साथ हैं, विभाग का आपसे कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है। और एक इनकम टैक्स विभाग अकेला ऐसा विभाग है, वो अपने सारे असेसीज की प्रोग्रेस चाहता है। और हम लोग चाहते हैं कि आप दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करें, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तभी तो आप हमें टैक्स देंगे, नहीं तो आप कहाँ से टैक्स देंगे। हम आपकी चीज़ों को समझते हैं। एक्चुअली टैक्स पे करने में जितना दर्द आपको होता है, सोचिए हम लोग तो सैलरीड एम्प्लॉय हैं, हम लोग तो हर महीना अपना 1 लाख रुपया टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। कोई टैक्स प्लानिंग नहीं होती, कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, कोई खर्चा नहीं होता, पर कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि जिस देश के लिए हम लोग रह रहे हैं, जिस देश के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, क्या हमारी इतनी ड्यूटी नहीं है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। आप सब लोग प्राउड सिटीजन फील करिए कि आप टैक्स पेयर हैं और आप इतना अच्छा से टैक्स भर रहे हैं। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि एडवांस टैक्स दे रहे हैं, अगर आप नहीं देंगे तो कहाँ से इंडिया चाइना से लड़ेगा, कहाँ यूएस से कम्पीट करेगा। आज आप सबके बदौलत एक छोटा छोटा पैसे का कलेक्शन कंट्री को कहाँ लेके जाता है। 70 करोड़ पैन होल्डर्स हैं और रिटर्न कितनी फाइल होती है, आप खुद सोचिए। और अभी आपको अमरीश ने बताया कि 11 लाख रिटर्न्स में से 8 लाख रिटर्न्स से ज़्यादा जीरो टैक्स की हैं। आप सोचिए कि हम लोग 3 लाख जो टैक्स पेयर हैं, वो इतना बड़ा छत्तीसगढ़ राज्य है जो माइनिंग के हिसाब से, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से और किसी भी हिसाब से। मैं तो अभी यहाँ आए हुए मुझे 4 महीने हुए हैं और आई कैन से विथ गारंटी छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द प्रॉस्परस स्टेट इन द कंट्री। छत्तीसगढ़ में सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है। आप क्यों 10%, 5% की चोरी करना चाहते हैं? आप ईमानदार सिटीजन है, आप ईमानदारी से टैक्स भरिए। आपकी कंट्री है, आपका स्टेट है, आप इसको आगे ले जाना चाहते ही है ना। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। और जो स्कीम इन लोगों ने बताई है, डेफिनेटली जब आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी खत्म होती है, आपकी पेनल्टी, आपकी प्रोसिक्यूशन, एक मेंटल पीस के साथ जब आप काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने काम को और भी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। और इसके अलावा भी विभाग आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। हमारे ITO धमतरी में बैठते हैं और इसके अलावा भी रायपुर यहाँ से दूर नहीं है। आपको कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ है जो हम अपने लेवल पे नहीं सॉल्व कर सकते, डेफिनेटली हम उसको आपको हायर लेवल पे लेके जाएंगे। क्योंकि पॉलिसी डिसीजन हम लोग नहीं करते हैं, जो भी पॉलिसी चेंजेस हैं वो ऊपर से ही होंगे, तो वो आप सब आपकी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। पर आई होप कि हमारी ये विजिट शायद आप लोगों को लाभान्वित कर पाई हो, क्योंकि हम लोगों के ऑफिसर्स ने काफ़ी एफर्ट्स, काफ़ी पेन लेके ये सारी प्रिपरेशन करके आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। और आई होप कि जब हम लोग का एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट आएगी, या आप देखिए एडवांस टैक्स को डेफर करते हैं तो सेल्फ असेसमेंट पे ले जाते हैं। सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है कि आप सारे चार्ज का बजट को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि आप सोचोगे कि जिस दिन मेरी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उस दिन मैं रिटर्न फाइल करते हुए भर दूंगा, पर बजट पूरा आपका, हमारा बजट पूरा पीछे चला जाता है, क्योंकि बजट तो एलोकेटेड है जो सबको अचीव करना है। तो आप लोग कोशिश करिए कि अपना जितना मैक्सिमम आप एडवांस टैक्स में दे सकते हैं उसको दीजिएगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स को अवॉइड कीजिएगा। विवाद से विश्वास में जितने लोग आ सकते हैं, क्योंकि जो पुरानी अपीलें 20 से पहले की पड़ी हैं,
अगर एक बार केस रेस्टोर मेक होता है तो 8 साल के लिए एसएससी फिर फंस जाता है, फिर एओ डिसाइड करेगा, फिर सीआईटीएफ डिसाइड करेगा, फिर ट्रिब्यूनल जाएंगे। तो आप लोग इस स्कीम में आइएगा और इसके अलावा जो भी सजेशन है आप लिख के हमें भेजिए। और आप इतनी अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्रधान आयकर आयुक्त महोदय श्री प्रदीप भाई सडाव सर का धन्यवाद। स्वागत की इस कड़ी में मैं सोनी जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वो मोमेंटो देकर माननीय संयुक्त आयकर आयुक्त महोदय श्री वीरेंद्र सर का धन्यवाद करें। स्वागत की इस कड़ी में हमारे बीच में आईटीओ कोरबा और साथ में चार्ज संभालते हुए आईटीओ वार्ड 1-2 भारी भरकम चार्ज संभाले हुए तोषपाल जी को मैं धन्यवाद देने के लिए आनंद सोनी जी से निवेदन करता हूँ तो उनको स्मृति चिन्ह देकर धन्यवाद करें। और मुझे धन्यवाद खुद न करें, मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। और अब पुनः मैं आपको अमृत काल में ले चला जाता हूँ और मैं पुनः अब मंच अमृत जी को सौंपता हूँ। स्मृति चिन्ह प्रदान करना समापन में हम अतिथियों का और सभागार में उपस्थित सभी का आभार प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद राष्ट्रगान होगा और उसके बाद हम सभी हाईटी के लिए चलेंगे। ये पहले से प्रिपेयर करवा रहा हूँ आपको। आइए मैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष महेश जसूरिया जी से निवेदन करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स आभार के लिए सादर आमंत्रित हो। सभी को धन्यवाद। विशेष रूप से इनकम टैक्स एसोसिएशन अधिकारियों को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं। और मेरे को जो जानकारी है कि लोग पहले इनकम टैक्स ऑफिसर्स से डरते थे, आज मुझे खुशी होती है कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स इतना हिल मिल के चलते हैं कि हमको लगता है कि हमारा परिवार है और हम लोग भी उनसे हिल मिल के चलते हैं। आज हमारी जो अपर्णा मैडम जी ने जो हमारे लिए जो चैम्बर की बात मानी और धमतरी उनका पदार्पण हुआ, ये उसका प्रतीक है। और मुझे सभी ऑफिसर्स का नेचर ऐसा लगा कि वो हमसे हिल मिल के चलना चाहते हैं और हमारे परिवार के रूप में मैं भविष्य में ऐसी कामना करूंगा। और सभी एसोसिएशन को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आपने इस मंच का सम्मान बढ़ाया है, सभी को सहयोग किया है। जितने भी एसोसिएशन है, चाहे किराना हो, कपड़ा व्यापारी संगठन हो, हमारे ऋषभ पारक जी भी कपड़ा व्यापारी संगठन तरफ से आए हैं, सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। और आज मैं इस मंच के लिए सबसे ज़्यादा जो चाहना चाहूँगा श्री मिरानी परिवार को, मैं ऐसा मुझे जो पापा ने बताया था कि इनकम टैक्स ऑफिस मिरानी परिवार की तरफ से कारण ही आई थी धमतरी में, और मैं हमेशा उनको नमन करता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्छल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नहीं, लोग जागरूक हो रहे हैं और डेफिनेटली अब अधिक से अधिक संख्या में रिटर्न भी भरेंगे और टैक्स भी देंगे। डिपार्टमेंट का प्रयास भी इसीलिए है कि हम डिफरेंट प्लेसेस पे जाके गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताते हैं, तो लोगों को अवेयर करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम्स में भाग लें, अपना टैक्स दायरा बढ़ाएं, जिससे कि इंडिया एक विकसित कंट्री के रूप में बहुत आगे बढ़ सके। लोग टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हैं तो उनको लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
उसके लिए जागरूकता ही लाना चाहेंगे और इन सारे मंचों से हम उनको यही आह्वान करते हैं कि आप जितना टैक्स चोरी नहीं करेंगे उतना ही आपका स्टेट, आपका देश और आपकी कंट्री आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग एक कंट्री के सिटीजन हैं और अगर हम लोग एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं तो हमको सही तरीके से टैक्स भरना ही होगा। कार्यशाला का उद्देश्य क्या रहेगा? कार्यशाला का उद्देश्य मेनली हमें विवाद से विश्वास स्कीम जो कि 2024 आई है उसके बारे में सभी लोगों को जागरूक करना था कि वो अधिक से अधिक इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और जिन भी असिस्टेंस की अपील पेंडिंग है उस स्कीम में आए और अपने विवादों का निपटारा करें।